हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारे काफी टॉपिक हो चुके हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम दो क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो चारे वाली जो फसलें हैं जिनमें रिजका और जो जई होती है जिसे हम ओट कहते हैं, इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। दोनों ही फसलें काफी इंपॉर्टेंट है, चारे वाली फसलें हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो रिजका होता है उसके बारे में, जिसे हम ल्यूसर्न भी कहते हैं। और इसका जो सामान्य नाम होता है वो ल्यूसर्न भी होता है, रिजका भी होता है और इसको अल्फा अल्फा भी हम इसको कहते हैं। और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है मेडिकेगो सेटिवा या सेटाइवा, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली इसकी होती है फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। उपकुल जो होता है वो होता है इसका पिपिलियोनेसी। और इसका जो वंश होता है जिसे हम जीनस कहते हैं वो होता है मेडिकेगो। और यदि हम बात करें इसकी प्रजाति की यानी स्पाइसीज की, जो वो होती है सेटिवा, यानी कि इसकी प्रजाति कौन सी होती है, सेटिवा इसकी प्रजाति होती है। क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो होते हैं इसमें 2n बराबर 32, यानी कि 32 इसमें क्रोमोसोम होते हैं। पॉलिनेशन इसमें जो होता है वो परपरागित फसल है, यानी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है ये। और यदि इसकी उत्पत्ति स्थान की यदि हम बात करें तो दक्षिण पश्चिमी जो एशिया होता है वहां पे इसकी उत्पत्ति स्थान माना गया है। और इसमें जो क्रूड प्रोटीन पाया जाता है वो होता है 15 से 20% इसमें क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। अंकुरण जो इसका होता है वो हाइपीजियल प्रकार का होता है, हाइपोजियल प्रकार का होता है। और यदि हम बात करें ये एक बहुवर्षीय चारे वाली फसल है। और इसका जो कुछ वैज्ञानिक इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो ईरान या पेरिस को भी मान कहते हैं, यानी कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो रिज्का है उसका उत्पत्ति स्थान जो है ईरान है। और ये विश्व की सबसे पुरानी चारे वाली फसलों में से एक है। अब हम बात करते हैं इसके भौगोलिक वितरण की। तो भारत के सिंचित क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है, यानी कि जहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो उन क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य हैं इनके। और शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये फसल उगाई जाती है या सफल फसल है, या वहां पे इसकी खेती की जाती है। आर्थिक महत्व की बात करें तो इसको चारे वाली फसलों की रानी भी कहा जाता है। इसमें जो प्रोटीन होता है वो 15 से 20% होता है। और यदि हम बात करें इसके अत्यंत पौष्टिक और स्वादिष्ट चारा होता है ये पशुओं के लिए। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि जो दुधारू पशु जो होते हैं उनको यदि हरे चारे के रूप में ये जो रिजका होता है वो खाने को यदि हम देते हैं तो उनमें जो दूध की जो मात्रा होती है वो भी बढ़ती है। पशुओं को कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन उपलब्ध कराती है, यानी कि ये जो रिजगा होता है इसको यदि हम पशुओं को खाने के लिए देते हैं तो उस पशुओं में क्या है, कैल्शियम की, फास्फोरस की और विटामिन जो होते हैं उसकी आपूर्ति पूरी करता है, यानी कि उसको पूर्ति करता है ये। भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है। हरे चारे, सूखे चारे या साइलेज के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि इसको हरे चारे के रूप में भी इसको दिया जाता है। सूखे चारे के मतलब इसको है के रूप में भी इसको उपयोग किया जाता है, पशुओं को दिया जाता है। और इसको साइलेज के रूप में भी इसको उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं सोइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की। तो सबसे जो इसके लिए अच्छी जो भूमि होती है वो गहरी उपजाऊ या जो दोमट मिट्टी होती है जिसमें अच्छी जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, वो मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। दोमट या बलुई दोमट मिट्टी जो होती है वो इसके लिए उपयुक्त होती है, जिसका जो पीएच होता है वो 6.5 से लेकर 8.5 तक होना चाहिए। जल भराव वाली भूमि हानिकारक होती है, यानी कि जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छी जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लाइमेट की यदि हम बात करें तो ठंडी और शुष्क जलवायु इसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है, ठंडी जलवायु होनी चाहिए। अंकुरण के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। अंकुरण के समय ये होता है, और जब इसमें वृद्धि हो रही है तब कितना होना चाहिए, तब इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कम होना चाहिए, लगभग 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है उतना टेम्परेचर इसमें होना चाहिए, कब, ग्रोथ के टाइम। और अत्यधिक नमी और जल भराव से फसल जो होती है वो प्रभावित हो सकती है। वेराइटियों की यदि हम बात करें तो वेराइटी इसकी होती है आनंद 2 हो गई, आनंद 3 हो गई, RL 88 हो गई, T9 होगी, CO1 होगी, सिरसा 8 हो गई, ल्यूसन 90 और अफ्रीकन जूरसन, ये सब इसकी वेराइटियां होती है। और यदि इसकी वेराइटियों की बात करें तो इसमें होती है मूपा हो गई, रेबलर होगी
और इसके साथ ही चेतक हो गई, एनडीआरआई सिलेक्शन 1 होगी। ये सभी इसी की वेरायटी है जो आप याद कर सकते हैं। लगभग आपको 5 वेरायटियां हर एक क्रॉप की याद होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कल्चरल प्रैक्टिस की, यानी कृषि क्रियाओं की यदि हम बात करें, सबसे पहले आता है भूमि की तैयारी करना है। तो इसके लिए आपको 2 से 3 घेरी जुताई करनी है, मिट्टी को भुरभुरा और खरपतवार रहित बनाना है। अंतिम जुताई के बाद इसको पाटा लगाकर समतल कर दिया जाता है। बुआई का जो समय होता है वो अक्टूबर से नवंबर, यानी कि अच्छा से जो अच्छा समय जो होता है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच का जो समय होता है वही इसके लिए सबसे उपयुक्त समय होता है बुआई का। कुछ क्षेत्रों में सितंबर के अंत में भी इसकी बुआई की जाती है। और इसकी जो बीज दर होती है वो कितनी रखनी चाहिए कि 20 से 25 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर इसकी रखी जाती है। दूरी जो होती है कतार से कतार की दूरी जो होती है, जैसे ये कतारें होगी, तो कतार से कतार की दूरी जो होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो आपके 5 से 10 सेंटीमीटर इसमें रखी जाती है। बीज उपचार जो होता है, यानी सीड ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो राइजोबियम कल्चर का उपयोग कर सकते हैं। जड़ों में अधिक ग्रंथियां बनती है, इससे क्या होता है कि यदि आप राइजोबियम कल्चर का यदि उपयोग करते हैं तो जड़ों में अधिक ग्रंथियां होने की, जिससे क्या है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरकता शक्ति जो होती है, फर्टिलिटी जो होती है, वो भी इम्प्रूव होती है। उर्वरक प्रबंधन यानी फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करें तो 10 से 15 टन आप इसमें सड़ी गली गोबर की खाद डाल सकते हैं। 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम जो फास्फोरस होता है उसका उपयोग करना चाहिए। 40 किलोग्राम इसमें पोटाश की मात्रा दी जाती है। और पूरी मात्रा जो होती है बुआई के समय दे सकते हैं, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको आप 2 भागों में बांटकर भी दे सकते हैं। इरिगेशन मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद करनी चाहिए, यानी कि जैसे ही आप बुआई करते हैं अक्टूबर नवंबर में, तब उसके बुआई के तुरंत बाद आपको पहली सिंचाई करनी होती है। दूसरी सिंचाई जो होती है वो 7 से 10 दिन के अंतराल में करनी होती है। बाद में 15 से 20 दिन के अंतराल में सिंचाई करें, यानी कि फिर आपको जितने दिनों तक आपको क्रॉप चाहिए उतने दिनों तक रेगुलर आपको 15 से 20 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी होती है। वर्ष भर में 15 से 20 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, यानी कि एक जो रिज्का की यदि हम खेती करते हैं तो वर्ष भर में आपको कम से कम 15 से 20 बार उसमें सिंचाई करनी होती है, इरिगेशन करना होता है। वीड मैनेजमेंट की बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। जब आप भूमि की तैयारी करो, खेत को बुआई के लिए तैयार करो, उस समय आपको खरपतवार के लिए मैनेजमेंट कर लेना चाहिए या उसका प्रबंधन कर लेना चाहिए। समय समय पर आपको निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पहली कटाई के बाद खरपतवार कम हो जाते हैं। फिर आता है पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, यानी रोग और कीट प्रबंधन की यदि हम बात करें, इसके कुछ 3 मुख्य कीट होते हैं और कुछ रोग होते हैं। तो सबसे पहला जो कीट आता है वो आता है एफिड हो गया, कटवर्म हो गया, लीफ होपर जो होता है जिसे हम टीटा कहते हैं। तो ये सब इसके मुख्य कीट होते हैं। और रोग इसमें कौन सा होता है, लीफ स्पॉट, यानी कि जिसमें पत्तियों पर स्पॉट बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। रूट रोट यानी कि जो जड़ें होती है उसमें ये रोग लगता है। और डाउनी मिल्ड्यू जो होता है पत्तियों में लगता है। रोग मुक्त बीजों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि बीजों को पहले ही राइजोबियम कल्चर से या उसको जो किसी भी जो वायरस या फफूंदनाशक होता है उससे आपको बीज को उपचारित करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट बहुत ही उपयोगी होता है। उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए। कटाई कब करनी चाहिए आपको, पहली कटाई जो होती है 50 से 60 दिन, यानी कि 1.5 से 2 महीने के बाद इसको आप में जो रिजगा होता है उसकी पहली कटाई आपको करनी होती है। बाद की कटाइयां 25 से 30 दिन के अंतराल में कर ली जाती है या फर्क की जाती है। यानी कि पहली कटाई जो होती है, जैसे आपने आज इसकी बुआई की तो आज से लगभग 1.5 से 2 महीने बाद इसकी पहली कटाई की जाती है। उसके बाद हर महीने आप इसकी कटाई कर सकते हैं। वर्ष भर में 8 से 10 कटाइयां प्राप्त की जाती है, यानी कि एक वर्ष में लगभग आप एक रिजके की खेती को 8 से 10 बार उसको काट सकते हैं। उपज यदि की उपज की बात करें तो हरे चारे की जो उपज होती है 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। सूखा चारा जो होता है वो 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। और बीज जो होता है 2 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें इससे बीज प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी रिजके की फसल जो कि यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जेई की, जिसे हम कहते हैं ओट। इसका जो सामान्य नाम होता है जिसे हम जेई भी कहते हैं, इसको हम ओट भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं ओट। और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है एवेना सेटिवा, इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली जो इसकी होती है वो पोएसी, जिसे हम ग्रेमिनी भी कह सकते हैं, घास फूल भी हम इसको कह सकते हैं। जीनस की यदि हम बात करें वंश की, तो वो होता है एवेना। और प्रजाति इसकी होती है सेटिवा। यानी कि ये इसके कुछ सामान्य इंट्रोडक्शन हो गया, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन हो गया।
फिर आता है इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n बराबर 42 यानी 42। पोलिनेशन टाइप की यदि हम बात करें तो स्वपरागित फसल होती है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। उत्पत्ति स्थान की यदि हम बात करें तो एशिया माइनर जो होता है यानी भूमध्य सागर जो होता है, सागरीय क्षेत्र जो होता है, मेडिटेरियन रीजन जो होता है, उसको इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ये विश्व की महत्वपूर्ण चारा और अनाज फसलों में से एक है, यानी कि इसको चारे के रूप में भी उगाया जाता है और इसको अनाज के रूप में भी उगाया जाता है। दोनों की उपयोग में इसको लिया जाता है, चारे के रूप में भी और अनाज के रूप में भी। भौगोलिक वितरण की यदि हम बात करें तो भारत में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। यानी कि यदि आपसे किसी एक राज्य का नाम पूछा जाए कि जेई के लिए सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा खेती किस राज्य में होती है, तो उसका आंसर आपके रहेगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद इसकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब क्या है कि इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके लिए ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र अच्छी वृद्धि करते हैं, यानी कि इसके लिए क्या है कि जलवायु कैसी होनी चाहिए, ठंडी जलवायु इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। और यदि हम बात करें इसके आर्थिक महत्व की, ये कि ओट रबी मौसम की प्रमुख चारा वाली फसल है, यानी कि इसको यदि हम बात करें रबी की तो रबी मौसम में इसकी खेती की जाती है और ये चारा वाली फसल है। इसका हरा चारा अत्यंत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है पशुओं के लिए, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दूध देने वाले पशुओं के लिए ये उत्कृष्ट होता चारा होता है, क्योंकि ये दूध की मात्रा को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज तत्व जो होते हैं वो इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका उपयोग हरे चारे, सूखे चारे या साइलेज एवं दाने के रूप में भी किया जाता है। यानी कि चारा वाली फसल है तो इसको हरे चारे के रूप में भी खिला सकते हैं और सूखे चारे के रूप में भी इसको हम खिला सकते हैं पशुओं को। फिर आता है मिश्रित चारा उत्पादन में बरसीम के साथ इसकी खेती की जाती है। यानी कि यदि हम बात करें कि केवल मिश्रित चारा उत्पादन का क्या है मतलब है कि जो चारे वाली जो फसलें होती है उसको एक साथ ही मतलब मिक्स करके उनकी बुआई की जाती है, तो उसे कहते हैं मिश्रित चारा उत्पादन। और इसमें क्या है कि जेई की जो खेती होती है वो बरसीम के साथ मिलाकर की जाती है। भूमि और जलवायु की यदि हम बात करें तो इसके लिए भी दोमट और बलुई मिट्टी जो होती है वो अच्छी मानी जाती है और अच्छी जल निकासी की भी व्यवस्था आपके होनी चाहिए इसमें भी। जिसका जो पीएच होता है वो 5.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। अत्यधिक क्षारीय भूमि उपयुक्त नहीं होती है, यानी कि जो पीएच होता है लगभग अम्लीय, थोड़ा बहुत अम्लीय चलेगा लेकिन क्षारीय नहीं होना चाहिए। फिर आती है जलवायु, तो जलवायु शीत ऋतु में होती है तो ठंडी जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। टेम्परेचर लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जो वर्दी के समय जो टेम्परेचर होता है वो कम होना चाहिए, यानी कि बुआई के समय तो आपको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन जब इसकी वृद्धि हो रही हो यानी कि जब ये ग्रोथ कर रही हो तब इसकी जो टेम्परेचर होता है तो वो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अधिक तापमान से चारे की गुणवत्ता कम हो सकती है। इसकी प्रमुख वैरायटी आती है जिसमें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट आती है कैंट, जिसका चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है और ये दाने के रूप में भी यानी अनाज वाली फसल भी ये होती है। एक आपके आती है दो वैरायटी जो आती है जो दाने और चारे दोनों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पहली आती है कैंट और दूसरी आती है HFO 114, यानी कि ये दोनों जो लिखी हुई है यहाँ पे, ये दोनों का चारे के रूप में और दाने के रूप में दोनों तरीके से इसकी बुआई की जाती है। फिर आपके वैरायटी आती है HFO4 होगी, OS6 होगी, OL9 होगी, OL10 होगी, JHO822 होगी, UPO 212 होगी, बुंदेल J 204 और बुंदेल J 992। ये इसकी कुछ प्रमुख वैरायटी हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ज्यादा हो या ना हो लगभग आपको 5 वैरायटी हर एक क्रॉप की याद होनी चाहिए। कृषि क्रियाओं में सबसे पहले आता है भूमि की तैयारी। तो सबसे पहले इसकी 2 से 3 जुताई करके भुरभुरा बना लेना है मिट्टी को समतल कर देना है, उसको खरपतवार रहित कर देना है, यानी कि खरपतवार से उसको मुक्त कर देना है। बुआई का जो इसका उपयुक्त समय होता है वो अक्टूबर से नवंबर का प्रथम सप्ताह जो होता है वो सर्वोत्तम माना जाता है। समय पर बुआई करने पर अधिक चारा उत्पादन मिलता है। बीज दर जो होती है वो हरे चारे के लिए यदि आप बुआई कर रहे हैं तो वो तो 80 से 100 किलोग्राम या 100 किलोग्राम बीज जो होते हैं वो प्रति हेक्टेयर के लिए काम में लिए जाते हैं, बुआई की जाती है। और यदि आप दाना उत्पादन के लिए बुआई कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं जई की, तो वो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। सीड रेट इसकी इतनी होती है। तो चारे के लिए और बीज के लिए दोनों के लिए अलग अलग होती है। दूरी जो होती है वो कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी सामान्यतः बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये कोई नियत नहीं है कि इतनी दूरी रखनी चाहिए।
लगभग कतार से कतार की जो दूरी है वो 25 से 30 सेंटीमीटर आपको रखनी होती है। बुआई मेथड की यदि हम बात करें तो आप सीड ड्रिल का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कतार में बुआई सर्वोत्तम होती है और इसका आप छिड़कवा विधि से भी इसकी बुआई कर सकते हैं। इन्हें छिड़क के ऊपर आप आटा लगा सकते हैं, ऐसे भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जो कृषि क्रियाएं बाद में करते हैं, जैसे निराई गुड़ाई होगी या कोई खरपतवार नाशी का छिड़काव करना होगी, इसमें थोड़ा कठिनाई होती है। जबकि आप जो बुआई से सीड ड्रिल का उपयोग करके कतार से बुआई करते हैं तो उसमें निराई गुड़ाई भी आसानी से होती है, हार्वेस्टिंग भी उसमें आसानी से होती है और जो दवाइयों का जो छिड़काव करते हैं, खरपतवारनाशी हो गई, कीटनाशी हो गए, उनका भी आसानी से छिड़काव हो सकता है। फिर आता है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। गोबर की सड़ी हुई खाद 10 से 15 टन उपयोग करें, नाइट्रोजन 80 से 20 किलोग्राम उपयोग करें, फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम और जो पोटास होता है वो आपको लगभग इतना ही, जितना आप फास्फोरस यूज करें 60 से 40 से 60 किलोग्राम आपको पोटास भी यूज करना चाहिए। आधी नाइट्रोजन और तथा पूरी फास्फोरस बुआई के समय दी जाती है, शेष नाइट्रोजन पहली कटाई के बाद इसमें दी जाती है। इरिगेशन मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो पहली सिंचाई बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद करते हैं। बाद में 15 से 20 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी होती है इसमें, और सामान्यतः 4 से 6 सिंचाइयां इसके लिए आवश्यक होती है। और में खरपतवार मैनेजमेंट की या वीड मैनेजमेंट की बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नियंत्रण आवश्यक होता है। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो, भूमि को बुआई के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तब आपको जो खरपतवार नियंत्रण करना होता है। पहली निराई गुड़ाई जो होती है वो 20 से 25 दिन के बाद करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार दूसरी निराई भी इसमें करनी होती है। कीट और रोग प्रबंधन की यदि हम बात करें तो प्रमुख कीट इसमें होते हैं, एफिड हो गया, आर्मी वर्म हो गया और कटवर्म। ये 3 इसके प्रमुख कीट होते हैं और 3 इसके प्रमुख रोग होते हैं, जिसमें लीफ ब्लाइट हो गया, रस्ट रोग हो गया और पाउडर मिल्ड्यू। ये 3 रोग इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें मुख्यतः रोग मुक्त जो बीज होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए और फसल चक्र अपनाना चाहिए। जैसे-जैसे आप फसल चक्र अपनाएंगे तो उससे क्या है कि जो रोग होते हैं या जो कीट होते हैं उनका प्रकोप भी कम होता जाता है। हार्वेस्टिंग जो होती है वो पहली कटाई 50 से 60 दिन में, यानी कि डेढ़ से 2 महीने के अंतर्गत इसकी पहली कटाई की जाती है। 1 या 2 कटाइयां ली जाती है। फिर आता है दाना उत्पादन हेतु फसल पकने पर कटाई की जाती है, यानी कि चारे के लिए यदि आप फसल बुआई कर रहे हो तो उसकी चारे के लिए कटाई कब करनी है, 50 से 60 दिन के बाद। और यदि आप दाने के लिए खेती कर रहे हो, बुआई कर रहे हो जई की, तो उसके जब दाना उत्पादन हेतु कर रहे हो तो दाना जब पूरी तरह पक जाता है तब उसकी कटाई की जाती है। उपज की यदि हम बात करें तो हरे चारे के लिए उपज जो होती है वो 400 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। सूखे चारे के लिए 80 से 120 क्विंटल होती है और दाना उपज जो होता है 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें उपज प्राप्त होती है। इतना हमें जैस का प्रोडक्शन मिलता है। तो ये हमारी 2 फसलें थी जो यहाँ पे कंप्लीट होती है, रिचका और जो जेई थी, दोनों यहाँ पे कंप्लीट होती है। दोनों ही बहुत ही आसान क्रॉप थी। आई होप आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोनों में से आपकी जो रिचका है वहां से आपके उस फसल से आपके क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है, तो उसको आप अच्छे से देख लें। नोट्स भी क्लास के साथ-साथ ही बनाने होते हैं और जो आपके पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलती है। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।